हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अगर वो रोटेट करते हैं या उसको कराया जाता है या वो खुद से रोटेट करता है तो उसमें कितना वर्क किया जाएगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई हुई है और हर वीडियो में लगभग मैं बताता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों और को डिस्टेंट हों स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से कोई एक डाइपोल रखा हुआ है। देखिए ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का नाम मान लिया गया ए बी डाइपोल है। इसका ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे हो गया इसका प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ ये जो ओ पॉइंट है इसको मान लिया गया सेंटर। ठीक है, तो इनिशियली स्टूडेंट्स ये जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो P है वो A से B की डायरेक्शन में है, माइनस से प्लस होता है, P की डायरेक्शन है A से B और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अब इस डाइपोल को ये इस तरह से रखा हुआ था डाइपोल, अब इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेशन करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। तो इसका ये जो बी पॉइंट था वो इधर पहुंच गया, मान लिया ये हो गया बी डैश, और जो ये इसका ए पॉइंट था वो मान लिया कि इधर आ गया ये ए डैश पे। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट इधर पहुंचा है तो बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये चार्ज भी माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए इतना तो सिंपल सी बात है कि जितना ये प्लस क्यू चार्ज ऊपर गया, अगर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो फिर माइनस क्यू चार्ज का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, जितना प्लस क्यू चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज नीचे आएगा। ओके, अब हमें पता करना है कि इसमें वर्क कितना किया गया, प्लस क्यू चार्ज को रोटेट करने में कितना वर्क किया गया, माइनस क्यू चार्ज को रोटेट करने में कितना वर्क किया गया। तो सारे लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, वर्क डन टू रोटेट प्लस क्यू चार्ज, वर्क डन टू रोटेट प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज को रोटेट करने में वर्क डन। तो मान लेते हैं कि W1 वर्क किया जा रहा है प्लस क्यू चार्ज को रोटेट करने में। तो जब W1 वर्क किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज था सबसे पहले वो बी पॉइंट पे था, इसके बाद जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वाला जो बी पॉइंट है यानी प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ पहुँच गया? बी डैश पे पहुँच गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ही देखिए परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो कि डाइपोल को इस पॉइंट डी पे कट करता है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये डी बी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डी बी। सिंपल सी बात है। इसी तरह से यहाँ से भी एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इस पॉइंट को बोल देंगे ये हो गया सी पॉइंट। ओके, नाउ अब हमें पता करना है कि dB की वैल्यू क्या है। तो dB की वैल्यू पता करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा dB है, सॉरी ये dB है, हमें dB निकालना है। ठीक है, तो dB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो dB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखेंगे dB इज इक्वल टू जाए OB माइनस OD, है ना, OB माइनस OD। देखिए हमको ये डिस्टेंस पता करना है, अगर हम पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा अपन को सिर्फ dB होगा। ठीक है, अब OB तो पता है ये डाइपोल का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? L है, बट हमें OD नहीं पता। अच्छा, अगर ये O से B तक L है तो O से B डैश तक भी तो कितना होगा? L ही तो होगा, क्योंकि ये भी तो सेंटर है। ठीक है, अब डाइपोल की लेंथ को तो कम ज़्यादा किया नहीं, डाइपोल की लेंथ उतनी है, फिक्स है जो भी थी। तो अब हमें इसमें देखिए इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि ये जो साइड है OD इसको बेस है, ये बेस बोला जाएगा इसको, और ये है हाइपोटेनियस। तो यहाँ बन गया एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई कर दें, कौन सा ट्राइंगल है? ODB डैश। इस ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई कर देंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताएं? बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस OD और हाइपोटेनियस क्या है? L है। तो आ गया ये देखो OD इज इक्वल टू, सिंपल सी बात, L cos थीटा।
तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी कितना था अपने पास एल, और ओ डी क्या है एल कॉस थीटा। ओके, अब जो अपने पास ये डी बी की वैल्यू आई है, ये किस चीज़ की वैल्यू आई है, ये डी बी की वैल्यू आई है, तो डी बी की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब डी बी की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू, देखिए फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, क्यू ही फोर्स लगता है, और डी बी की वैल्यू कितनी है एल माइनस एल कॉस थीटा। सो एल माइनस एल कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, देखेंगे माइनस क्यू चार्ज, देखिए जितना प्लस क्यू चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज नीचे आएगा, यानी जितना वर्क प्लस क्यू चार्ज में हुआ उतना ही वर्क माइनस क्यू चार्ज में। तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी क्यू ई ब्रैकेट में एल माइनस एल कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क का मतलब क्या है कि जो डाइपोल फाइनली इस तरह से रखा हुआ था वो थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो गया, तो उस केस में अगर हमको वर्क निकालना है टोटल कितना वर्क किया गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों वर्क को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा W1 प्लस W2। तो अब W1 की वैल्यू अपने पास क्या है, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो फाइनली क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो डबल होने का मतलब है आ जाएगा 2QE, है ना, और यहाँ पे L में से L ये कॉमन आ जाएगा, तो L कॉमन आ गया, बचेगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और सारे बच्चे जानते हैं कि 2Q इंटू एल क्या होता है, P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, E एज इट इज़ है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। लेकिन एक दिक्कत है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होगा जब डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम से मूव करना स्टार्ट करें। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब P और E के बीच में एंगल कितना हो, इनिशियल एंगल 0 हो, ठीक है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियली मान लीजिए डाइपोल जो है, ये देखते हैं, मैं बताता हूँ, देखें, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, और इसमें अगर मान लिया जाए कि जो डाइपोल है वो डाइपोल पहले से इस तरह से रखा हुआ था, ये इनिशियल इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये जो डाइपोल है वो इनिशियली इस तरह से रखा हुआ था, और ये एंगल कितना मान लीजिए ये एंगल है θ1, ठीक है। ये डाइपोल है, ए बी डाइपोल है, इसका ये है इधर प्लस क्यू चार्ज, और ये इसका इधर है माइनस का क्यू चार्ज। तो ये डाइपोल जो है, अच्छा ये क्या है, उसका सेंटर हो जाएगा, ओके। ये डाइपोल इनिशियली रखा हुआ था, ठीक है, यानी यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये डाइपोल को रोटेट करने के बाद ये जो डाइपोल है वो इस तरह से हो गया, मान लीजिए इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है वो इधर पहुंच गया, यानी ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये माइनस का क्यू है तो वो इधर आ गया, यानी ये माइनस का क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो कितना मान ले रहे हैं, इसको मान लिया है θ2, ठीक है। ये पहले एंगल कितना था, θ1 था, और बाद में एंगल कितना मान लिया, θ2, ठीक है। तो इस केस में अगर हमको वर्क निकालना है तो इस केस में वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, PE1 की जगह यहाँ पे 1 था, क्योंकि यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, जब θ0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस केस के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है कि एक हमारे पास कोई डाइपोल है, उस डाइपोल को मान लीजिए 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो बताएं वर्क कितना होगा। तो 30 डिग्री रोटेट किया, उसमें ये तो बताया नहीं गया कि कौन से पहले वो कैसे रखा हुआ था, स्टेबल में था या अनस्टेबल में था, किस तरह से पहले से रखा हुआ था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो हम यही मान के चलेंगे कि पहले से वो डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा था, और अब उसको 30 डिग्री रोटेट किया गया। तो यहाँ पे थीटा सिर्फ हमें 30 रखना है, जो कि यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्क निकालिए, डाइपोल पहले 30 डिग्री पे रखा था और 30 से उसको 60 डिग्री तक ले गए, तो यहाँ थीटा रखेंगे हम 30 और यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे आप 60 डिग्री, तो उससे आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, बहुत सरल से केसेस हैं। तो वही है सिंपल सा केस फर्स्ट, क्या होगा, वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे हम cos 0 मतलब क्या होता है 1, तो ये 1 माइनस 1, तो यानी इस केस में वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब केस 2 की बारी है, तो केस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं केस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया तो 1 तो रहेगा और P बन जा P ही होता है। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई। ये देखियो, अब देखते हैं इसका आएगा केस थर्ड है, ठीक है। तो केस थर्ड में क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं वर्क को, देखिए PE 1 माइनस cos 180 माइनस 1, ये देखिए तो ये माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, तो फाइनली अपने पास जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 2P आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से रोटेट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।